वो कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। रोमाना ने उनको देखा और कहा, आंटी आप? बस मैं नीचे ही आ रही थी। वो उसको अजीब नजरों से देख रही थी। आगे बढ़ी और एक थप्पड़ उसके गाल पे मारा। रोमाना एकदम लड़खड़ा गई। उसने अपने गाल पे हाथ रखा हुआ था। उसको समझ नहीं आई कि क्या हुआ है। अभी वो कुछ बोलती, नाहिद बेगम ने बहुत गुस्से में उससे पूछा, कौन हो तुम? रूबी या रोमाना? रोमाना तो रूबी का नाम सुनकर दहल गई। उसने कहा, आंटी रोमाना हूं। उसने इतना ही कहा था कि नाहिद बेगम ने एक थप्पड़ और लगाया और कहा, झूठ बोलती हो तुम, मुझे सब पता चल गया। तुम रूबी हो, वही तवाइफ जिससे मेरा बेटा शादी करना चाहता था। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि मैं जिससे अपने बेटे की शादी कर रही हूं वो वही तवाइफ है। मुझे पहले पता होता तो मैं कभी ये रिश्ता ना करती। कैसे घुन्ने और मीसने हैं तुम्हारे घर वाले, जरा भनक नहीं लगने दी। वो पता नहीं क्या क्या कहे जा रही थी और रोमाना सुनसी कैफियत में उनकी सारी बातें सुन रही थी। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसके हवास सलब हो गए हों। वो एकदम चिल्ला उठी, नहीं हूं मैं तवाइफ। नाहिद बेगम ने उसके मुंह से इन लफ्जों को सुना तो कहा, बस कर दो, तुम अभी नहीं हो मगर रह तो चुकी हो ना। और मैं ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मेरी बहू का माजी किसी कोठे पे गुजरा हो। ये मेरे लिए और मेरे खानदान के लिए गाली है, रुसवाई है, जिल्लत है, और मैं किसी भी तौर इस रुसवाई को अपने घर का हिस्सा नहीं बनने दूंगी। सुना तुमने? कितनी ही पाकबाज क्यों ना बन जाओ, मगर तुम्हारा वजूद नापाक था, है और रहेगा। निकल जाओ मेरे घर से। उन्होंने उसको बाजू से पकड़कर कमरे से बाहर निकाला और एक तरह से घसीटते हुए नीचे ले आई। मुलाजमा ने भी देखा तो हैरान हुई कि ये बेगम साहिबा दुल्हन के साथ क्या कर रही हैं। नाहिद बेगम ने उसको घर से बाहर निकाल दिया और वो बिल्कुल चुप, जैसे सख्ते की कैफियत में हो। वो घर से निकाली जा चुकी थी। उसके पास ना तो पैसे थे ना मोबाइल कि वो अरमान को कॉल कर सकती। आंखें भी आंसुओं से खाली थी। उसने एक नजर आसमान को देखा और कहा, अल्लाह रहम करना। उसने कदम आगे बढ़ा दिए और चलती चली जा रही थी। उजड़े वीरान हुलिये में कोई उस वक्त उसको देखकर ये नहीं कह सकता था कि ये चंद माह की दुल्हन है। उसने एक रिक्शा रोका और उसको अपने घर का पता बताया और बैठ गई। घर पहुंचकर उसने दरवाजे की बेल बजाई। रोशा ने पूछा, कौन है? मगर रोमाना कुछ न बोली। रोशा ने दरवाजा खोला और रोमाना को ऐसे हुलिये में देखा तो बौखला गई। वो उसको अंदर लेकर जा रही थी कि रिक्शा वाले ने कहा, बाजी किराया दे दे। रोशा ने उसको किराया दिया और दरवाजा बंद करके भागती हुई अंदर गई और रोमाना से पूछने लगी, क्या हुआ मेरी जान, ये हालत कैसे हो गई, इस तरह क्यों आई हो? वो उससे बहुत सारे सवाल कर रही थी मगर रोमाना चुप थी। आसिया भी आ गई थी। उन्होंने भी जब रोमाना की ये हालत देखी तो परेशान हो गई। रोशा ने रोते हुए उसको अपने आप से लगा लिया मगर रोमाना की आंखें बिल्कुल खुश्क थीं। आसिया ने कहा, रोशा पानी लाओ इसके लिए। रोशा ने पानी लाई और रोमाना के मुंह से गिलास लगाया। रोमाना ने बमुश्किल 2 घूंट पिए, फिर गिलास हटा दिया। रोशा ने परेशान होकर अरमान को फोन मिलाया मगर उसका मोबाइल बंद जा रहा था। उसने हसन को कॉल मिलाई और फौरी आने के लिए कहा। हसन भी घबरा गए थे। थोड़ी देर में असगर के साथ ही वहां पहुंच गए। रोमाना की हालत देखकर वो हैरत ज़दा रह गए कि ये क्या माजरा है। रोमाना से पूछने लगे मगर वो बिल्कुल खामोश थी। उन्होंने मुज्तबा का नंबर मिलाया और उनसे बात की तो पता चला कि वो तो शहर से बाहर गए हैं। हसन ने उनको रोमाना के बारे में बताया जिस पे वो भी हैरान हुए और कहा, मैं घर में पूछकर बताता हूं। नाहिद बेगम अपने कमरे में थी। मुलाजमा ने फोन उठाया और मुख्तसरन बताया जो देखा था। नाहिद को बुलाया तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। मुज्तबा की समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। अरमान का नंबर मुसलसल बंद जा रहा था। उन्होंने फैक्ट्री के नंबर पे कॉल की और अरमान से बात की। अरमान तो सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, पापा मैं फौरन घर जाकर देखता हूं। अरमान के तो होश ही उड़ गए थे। उसकी समझ नहीं आ रहा था कि रोमाना ऐसे कैसे चली गई। उसके मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई थी जिसकी वजह से उसका मोबाइल बंद जा रहा था। वो गाड़ी में बैठा और तेज चलाता हुआ घर पहुंच गया। नाहिद ऊपर कमरे में ही थी। वो उनके कमरे में आया और पूछा, मामा रोमाना क्यों गई है? नाहिद बेगम ने बेटे को देखा तो खड़ी हो गई और कहा,
तुमने मुझे बताया नहीं था कि वो वही रूबी है? अरमान हैरत ज़दा होकर उनको देखने लगा और कहा, क्या मतलब? वो लड़की वही तवाइफ है जिससे तुम शादी करना चाहते थे, और तुम ये बात जानते थे, मगर तुमने मुझे कभी नहीं बताया। वो तो अगर मैं खुद ना सुनती तो मुझे तो पता भी नहीं चलना था। नाहिद बेगम गुस्से से कह रही थी। अरमान एकदम चिल्ला उठा, आपने क्या कहा है उसको? अरमान, मैं किसी सूरत उसको इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुना तुमने? तुम उसको फौरी तलाक दो, मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवाऊंगी। नाहिद बेगम इल्तजाई लहजे में बोली। अरमान ने कहा, मॉम बस एक लफ्ज और नहीं, अगर आपने अब कुछ ऐसा कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि आपका और मेरा रिश्ता क्या है। उसने मुझे अपने गुजरे हुए कल के बारे में सब बता दिया था, और वो ना भी बताती तो मैं जानता था उसको। मुझे उससे कोई गर्ज नहीं थी। मुझे बस मेरी खुशी अजीज है और मेरी खुशी उसी के साथ में है। आपने अच्छा नहीं किया मॉम, उसको इस तरह घर से निकाल के। मैं उसको लेने जा रहा हूं और अब मैं यहां नहीं आऊंगा, अलग रहूंगा। नाहिद बेगम जो उसकी बात सुन रही थी, उसके जाने का और वापस ना आने का सुनकर एकदम होश में आई और कहा कि नहीं, ऐसा मत करना, तुम मुझसे दूर मत जाना। ठीक है, तुम रोमाना को ले आओ, मैं उससे माफी मांग लूंगी। मुझे अफसोस है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरमान ने जब ये सुना तो कुछ नरम पड़ा और कहा, ठीक है मॉम, मैं ले आता हूं उसको, बस आप उसको रोमाना ही समझे, रूबी नहीं। वो मेरी जिंदगी है, मैं अधूरा हूं उसके बगैर। उन्होंने अरमान के सर पे प्यार किया और कहा, जाओ ले आओ उसको। अरमान वहां से नीचे आया और बाहर खड़ी गाड़ी में बैठ गया, मगर जब जेब में हाथ डाला तो पता चला चाबी वहीं ऊपर भूल आया है। वो वापस अंदर आया और ऊपर की जानिब चला गया। नाहिद अपनी दोस्त हुमैरा से फोन पे बात कर रही थी। उनकी आवाज बाहर तक आ रही थी। हुमैरा, उस लड़की ने तो मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। अरमान उसको लेने गया है। अब जब आएगी ना तो मैं ऐसा मुकम्मल जाल बुरूंगी कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अरमान उनकी ये सारी बातें सुन रहा था। मैं उनके कमरे में गया और तालियां बजाने लगा। नाहिद ने उसको देखा तो उनके हाथ से मोबाइल गिर गया। अरमान ने कहा, वाह मॉम वाह, क्या साजिश तैयार की है आपने, वाह। आप कहती हैं कि उसने आपका बेटा छीन लिया, तो सुने, उसने आपका बेटा नहीं छीना, बल्कि आपने खुद अपना बेटा छीना है अपने हाथों से। मैं तो चाबी लेने आया था गाड़ी की, मगर मुझे क्या मालूम था कि कौन सी साजिश तैयार हो रही है अंदर मेरी बीवी के खिलाफ। अफसोस है मॉम आप पे, मैं अब कभी नहीं आऊंगा वापस। ये कहकर उसने चाबी उठाई और वहां से बाहर निकल आया। नाहिद बेगम को तो जैसे सांप सूंघ गया हो। उनके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि अरमान इस तरह आ जाएगा और वो सब सुन लेगा। अरमान बहुत गुस्से में था। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी मां उसकी खुशियों की कातिल बन जाएगी। वो तेज गाड़ी चलाता हुआ हसन के घर पहुंचा। हसन ने गेट खोला तो वो फौरन अंदर दाखिल हुआ। हसन को उस पर बहुत गुस्सा था। उसने हसन से माफी मांगी और कहा, अंकल मैं आपको सब बताता हूं, पहले मुझे रोमाना को देख लेने दे। हसन उसको अंदर ले गए। रोशाने और आसिया बेगम भी बैठी हुई थी। वो दोनों उसको देखकर खड़ी हो गई। अरमान उनसे बहुत शर्मिंदा हुआ और रोमाना जो इतनी देर से खामोश थी, उसको देखा तो रो पड़ी। अरमान ने उसके पास बैठकर उससे माफी मांगी। हसन भी अंदर आ गए थे। उन्होंने पूछा कि ये सब क्यों हुआ। इस पर अरमान ने उन सबको शुरू से लेकर सारी कहानी सुनाई। वो सब दम बखुद सुन रहे थे। अरमान ने कहा, अंकल रोमाना को अभी यहीं रखें आप, मैं एक फ्लैट ले रहा हूं। हम अब उस घर में नहीं रहेंगे, मेरी बीवी वहां महफूज नहीं है। हसन ने उसको समझाया, मगर उसने एक न सुनी और कहा, मेरी मां जब मेरी बीवी के लिए कोई साजिश तैयार कर रही है तो मैं क्यों जानबूझकर आंखें बंद करूं। हसन ने कहा, हम तुम्हारी मॉम से बात कर लेते हैं, उनको समझाते हैं। मगर अरमान ने इनकार कर दिया और कहा, नहीं अंकल, मुझे उन पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। उसने रोमाना के हाथ अपने हाथ में लिए और कहा, बस थोड़ा सा इंतजार कर लो, फिर मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। इतनी देर में मुश्तबा की कॉल हसन के मोबाइल पे आने लगी। हसन ने कॉल रिसीव करते हुए कहा, अरमान इधर ही है, आप बात कर ले। अरमान ने उनसे फोन लेकर सारी बात मुश्तबा को बताई। मुश्तबा भी सर पीट कर रह गए और कहा, मैं एयरपोर्ट पे हूं, बस घर पहुंच रहा हूं, तुम भी घर पहुंचो, वहीं बात होती है। अरमान को अपनी मां से नफरत हो रही थी। वो वहां जाना नहीं चाहता था, मगर बस अपने बाप की वजह से चुप हो गया। वो वहां से निकला और घर की तरफ रवाना हो गया। घर पहुंचकर वो अपने कमरे में गया और कुछ जरूरी सामान पैक करने लगा।
नाहिद बेगम कमरे में ही बैठी हुई थी। अरमान के कमरे से आवाज आने पे वो उठकर उसके कमरे में चली आईं और कहा, अरमान मत जाओ छोड़कर। मगर अरमान ने कोई जवाब ना दिया। वो अपनी तैयारी में लगा रहा। मुश्तबा भी थोड़ी देर बाद पहुंच गए। उन्होंने आते ही नाहिद बेगम से पूछा कि क्यों किया आपने ऐसा। अरमान कमरे से बाहर जा चुका था। नाहिद बेगम कहने लगी, मैं अपनी बेटी की दूसरी शादी करवाऊंगी, आप देखिएगा, वो लड़की यहां नहीं रहेगी। मुश्तबा को उनकी ज़हनी हालत पे कुछ शुबा हुआ। वो उनको संभालने लगे और कहा, गलत बात है, वो जो भी था उसका माजी था, अब तो नहीं थी वो ऐसी। तुमने अच्छा नहीं किया अपने बेटे और उस मासूम लड़की के साथ। नाहिद बेगम रोते हुए कहने लगी। अरमान को रोक लें, वो जा रहा है। फिर एकदम हंसने लगी। अरमान जा रहा है, मुझसे दूर जा रहा है। मुश्तबा परेशान हो गए। वो ये कहते कहते गिर पड़ी और बेहोश हो गई। मुश्तबा उनको अस्पताल लेकर भागे। तिब्बी इमदाद मिलने की सूरत में नाहिद बेगम को होश आ गया था, मगर उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। वो अजीब बहकी बहकी बातें कर रही थी। मुश्तबा परेशान हो गए थे। उन्होंने अरमान को बुलाया। उनके बहुत कहने पे वो चला आया और माँ की ये हालत देखकर उसको उन पर तरस आया। वो अरमान को देखकर कहने लगी, मेरा बेटा, और अपनी आंखें इधर उधर घुमाने लगी। फिर एक उंगली उठाकर कहने लगी, मैं दूसरी शादी करवाऊंगी अपने बेटे की, वो अच्छी नहीं है। मुश्तबा ने डॉक्टर को बुलाया तो उन्होंने नाहिद का मुआयना किया और कहा कि इनको कोई गहरा सदमा पहुंचा है, जिसकी वजह से उनका दिमाग सही काम नहीं कर रहा। डॉक्टर ने उनको दिमागी डॉक्टर को दिखाने की तजवीज़ पेश की। मुश्तबा उनको वहां ले गए और उनका इलाज होने लगा, मगर उनकी हालत संभलने की बजाय मजीद बिगड़ने लगी और डॉक्टर के बस से बाहर हो गई। वो तोड़ फोड़ करने तक उतर आई थी तो डॉक्टर ने उनको पागल खाने भेजने का मशवरा दिया। मुश्तबा ने हत्तुल इम्कान कोशिशें की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। नतीजा उनको पागल खाने एडमिट करवाना पड़ा। शायद उनको किसी बेगुनाह के साथ ज्यादती करने की सजा मिली थी। मुश्तबा बहुत टूट गए थे। उन्होंने अरमान के साथ जाकर रुमाना से और उसके घर वालों से माफी मांगी और उसको घर ले आए। वक्त गुजरता रहा। अरमान और रुमाना की शादी को साल हो गया। अल्लाह ने उसको एक प्यारा सा बेटा अता किया। अम्मार भी वापस आ गया था अपनी फैमिली के साथ। उसके 2 बेटे थे, दोनों बहुत ही प्यारे थे। उसकी बीवी भी मुसलमान थी और बहुत अच्छे अखलाक की मालिक थी। मुश्तबा ने रियान और अयान को भी बताया। वो भी अफसोस करने के लिए आ गए, मगर जल्द ही चले गए। मुश्तबा ने घर अम्मार और अरमान के नाम कर दिया और फैक्ट्री में भी दोनों को हिस्सेदार बना दिया। अम्मार और अरमान को समझाया कि बेटा, जैसा मैंने तुम लोगों के साथ ज्यादती की, ऐसे तुम लोग अपने बच्चों के साथ मत करना। अपने बच्चों को वक्त देना, उनको अच्छा बुरा समझाना। अम्मार और अरमान ने इस बात की तायद की। मुश्तबा अम्मार और अरमान के साथ नाहिद से मिलने जाते रहते। वो बहुत कमजोर हो गई थी। मुश्तबा को उन पे बहुत अफसोस होता कि अगर वो रुमाना के साथ ऐसा ना करती तो आज हमारे साथ होती, मगर अब क्या हो सकता था। 5 साल गुजर गए। नाहिद बेगम का इंतकाल हो गया। अरमान और रुमाना बहुत खुश और मुतमईन जिंदगी गुजार रहे। उनको अल्लाह ने 2 और बेटियां अता की। उनकी जिंदगी मुकम्मल हो गई। अम्मार भी अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश और मुतमईन रहता है। मुश्तबा ने फैक्ट्री जाना छोड़ दिया और अपने पोते पोतियों के साथ वक्त गुजारने लगे। तो दोस्तों, मेरी उन खवातीन से गुजारिश है जो अपनी बहू के साथ ऐसा करती हैं, खुदा के लिए ऐसा ना करें। किसी के माजी को देखकर उसको रुस्वा ना करें। हो सकता है उसने सच्चे दिल से तौबा कर ली हो। कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।